हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गियर स्टडी। तो आज हमारा गवर्नमेंट बजट का फर्स्ट क्लास है एंड आज हम लोग का क्लास बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर क्लास। तो गवर्नमेंट बजट जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि बजट होता क्या है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप ये हैं, हाँ, और आप सोचें कि मैं अब घूमने जाऊँगा दिल्ली, हाँ, तो आप दिल्ली घूमने जाओगे, लेकिन जाने से पहले क्या आप मुफ्त में चले जाओगे? नहीं, आपको एक लिस्ट लिया आपने और वहाँ आपने लिखा कि चलो मैं जाऊँगा, ट्रैवलिंग खर्चा इतना लगेगा, खाने पीने का खर्चा इतना लगेगा, रहने का खर्चा इतना लगेगा, घूमने का खर्चा इतना लगेगा। मान लो मिला के कुछ आया आपका दिल्ली घूमने का 30,000 रुपये, ठीक है ना, 30,000 रुपये। अच्छा, अब जब आप दिल्ली जाओगे तो क्या आपका 30,000 ही ख़त्म होगा? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप अगर अच्छे से खर्च किए तो आपका 25,000 रुपये खर्च हो, या अगर आप थोड़ा हाथ खोल के खर्च किए तो आपका 32 से 35,000 रुपये खर्च हो सके। तो क्या हम लोग 30,000 का 30,000 खर्च करेंगे? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक पहले से प्लान बना लेते हैं, एस्टिमेशन बना लेते हैं, रादर आई वुड से एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा कितना खर्च होगा, और वही एस्टिमेशन को हम लोग बजट बोलते हैं। एस्टिमेशन किसका कर रहे होते हैं हम लोग एस्टिमेशन कर रहे होते हैं हमारे खर्चों का। तो जिस तरह हम अपना एस्टिमेशन कर रहे होते हैं उसी तरह गवर्नमेंट को भी तो अपना एस्टिमेशन करना चाहिए, ताकि वो अपना दिन का काम कर सके, रोज़ रोज़ का। तो उसीलिए हम लोग गवर्नमेंट बजट बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस बजट बहुत सारे गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग यूनियन बजट पढ़ेंगे। यूनियन बजट मतलब कौन बनाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका MCQ में आ सकता है। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कैसे चुटकी में MCQ कर लेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं आपको बस, आप मेरा क्लास करिए, आपको एंड ऑफ द क्लास में आपको सब समझ में आ जाएगा। आपके लिए सरप्राइज़ भी है। तो ये जो गवर्नमेंट हमारा बजट बनाता है, वो क्या बजट हमारा रोज़ रोज़ आके बनाता है? गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट है और ये उसका बजट है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट है और ये उसका बजट है। अब क्या गवर्नमेंट रोज़ रोज़ आके बनाएगा? डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, क्या ऐसे रोज़ रोज़ बजट बनाएगा? जी नहीं, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज़ का बजट बनाए। क्या आप बोलोगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आज का बजट दिखा मेरे को, कल का बजट दिखा? रोज़ थोड़ी ना बैठेगा इतना सारा बजट बनाने। इसीलिए गवर्नमेंट ईयरली बजट बनाता है, 1 ईयर का बजट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए बजट बनाता है? तो ये इसका आंसर होगा 1 ईयर का। और ये बजट पता है कब बनाता है? फरवरी में। अब आप बोलेंगे दीदी फरवरी में क्यों बनाता है, इतना सारे महीने इसको फरवरी ही पसंद है। आंसर मिलेगा, रुको थोड़ा सब्र करो। अब चलिए, कॉमर्स वाले लोग सबसे अच्छे से जानते होंगे कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है। जल्दी से बोलो, अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। मान लो आज का साल ले लिया, इस बार का साल क्या है? 2021। और ये कब जाके ख़त्म होगा? 31 मार्च 2022। अब आपको समझ में आ रहा है गवर्नमेंट बजट हमारा फरवरी को क्यों बनाता है? देखो, फरवरी को इसीलिए बनाता है क्योंकि ये आपका जनरल नॉलेज के लिए है। मानती हूँ अगर नहीं भी आए फिर भी आपको पता होना चाहिए। फरवरी में इसीलिए बनाता है क्योंकि अगर ये फरवरी में नहीं बनाएगा तो ये अप्रैल में जाके पार्लियामेंट में प्रेजेंट क्या करेगा? तो ये जो बजट बनाता है ना, ये फरवरी में, ये इस ईयर के लिए बनाता है जो उसका अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। आपको अब कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एक और जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, देखती हूँ बता पाते हो कि नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी से बताओ, हिंट्स मिल चाहिए। एक लड़की है, जल्दी से उसका नाम बताओ मेरे को, तब देखती हूँ आपका जीके कितना अच्छा है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सिंपल सा बात, जो बजट गवर्नमेंट बनाता है, जो बजट गवर्नमेंट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। अच्छा, बजट में हम लोग क्या लिखते हैं? आपने जैसे दिल्ली का बजट जो जा रहे थे, आपने वहाँ पे एक्सपेंसेस लिखे, अपने लिखे कि नहीं लिखे? अब आपका अगर इनकम होता दिल्ली जाने पे तो आप दिल्ली में इनकम भी लिखते, तो गवर्नमेंट भी अपना इनकम और एक्सपेंसेस लिखता है। दीदी क्या बोले, कुछ समझ नहीं है, ऊपर से क्या? देखो सब बता रही हूँ।
गवर्नमेंट अपना एक बजट बनाता है। क्या बजट बनाता है? मान लो अभी मैं गवर्नमेंट हूँ, अभी फरवरी चल रहा है, मैंने एक पर्ची ली और उसमें 2 भाग किए। मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखे, यहाँ पे इनकम लिखा। ओके, अब मैं बोलूँगी कि अच्छा मुझे ना यहाँ से इनकम आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और इतना मान लो आया 1 करोड़ रुपये मेरा इनकम है। अब मेरे को यहाँ खर्चा होगा, रोड बनाना होगा, बिल्डिंग बनाना होगा, इधर बनाना होगा, उधर बनाना होगा, करके मान लो मेरा 5 लाख रुपए खर्चा हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपना इनकम देख रही हूँ, मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कि अरे मेरे को तो यहाँ से इतना इनकम आना चाहिए, अरे मेरे को टैक्स मिलना चाहिए, इतना इनकम आना चाहिए, अरे मेरे को तो इतना इतना खर्चा करना चाहिए। तो गवर्नमेंट बजट कुछ नहीं है लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम का एस्टिमेटेड वैल्यू है। एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि क्या गवर्नमेंट अभी से एग्जैक्टली बोल सकता है कि अरे मेरा तो 1 लाख ही रुक के आएगा? हो भी सकता है 1 लाख नहीं है, 2 लाख आ जाए, हो भी सकता है 50,000 ही आए। तो ऐसे करके ये एस्टिमेटेड वैल्यू, जैसे मैंने आपको दिल्ली का बताया था, दिल्ली में आपका 30,000 का बजट बना के गए। हो सकता है आप अगर अच्छा से चलाए तो 25,000 में हो गया, अगर आप हाथ खोल के चलाए तो 33,000 में हो गया, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ओके, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड फैक्टर्स। तो चलिए, क्या आपको ये डेफिनेशन आता है बच्चा लोग? मेरे को तो लगता है आपको ये डेफिनेशन आता ही होगा, मैंने तो आपको समझा दिया है। देखिए, इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट मतलब दीदी कितना 1 वीक के लिए बनता है, 1 दिन के लिए बनता है? नहीं, 1 साल के लिए बनता है। देखो, सबसे पहला कीवर्ड है इस एनुअल स्टेटमेंट। फिर दूसरा क्या है? आइटम वाइज एस्टिमेट्स है। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्चुअल फिगर है? नहीं, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। एस्टिमेट किसका एस्टिमेट से? अरे वही पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ को जाएगा, मतलब हमारा रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। कौन कैरी करेगा? ये वाला गवर्नमेंट कैरी करेगा ओवर अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर को मतलब फाइनेंशियल ईयर, मतलब वही 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। बस यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ऐड कर लेना, प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब एनुअल स्टेटमेंट है, बनाता कौन है? गवर्नमेंट बनाता है। क्या शो करता है? आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर टू बी कैरिड ऑन बाय गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, फिस्कल ईयर इज़ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेके अगला साल का 31 मार्च तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर। अच्छे से कॉपी में डेफिनेशन नोट करो, और ये सारे कीवर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एमसीक्यू यहीं से बना देगा। देखो, आपका फर्स्ट एमसीक्यू बन जाएगा, एनुअल स्टेटमेंट है क्या, मंथली स्टेटमेंट है, डेली स्टेटमेंट है, आपको टिक करना है एनुअल स्टेटमेंट पे। फिर दूसरा बोलेगा कि एस्टिमेट्स है कि एक्चुअल फिगर है, रॉ डेटा है क्या, तो एस्टिमेट्स है। क्या शो करता है? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर शो करता है। कौन कैरी ऑन करता है? गवर्नमेंट कैरी ऑन करता है। कब से कब तक? ओवर अ फिस्कल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। देखो, मैंने यहीं पे आपको इतना सारा एमसीक्यू दे दिया है, ओके। तो नोट इट डाउन वेरी केयरफुली एंड मार्क द वर्ड्स, कीवर्ड्स। तो चलिए, अब देखते हैं हमारा जो गवर्नमेंट बजट होता है ना, उसको हम लोग दो हिस्सों में तोड़ते हैं। ऑब्वियसली जहाँ से पैसा आ रहा है उसको हम रिसीट्स बोलते हैं, और जहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी कुछ चीज़ लर्न कर रहे हो आप, तो हमेशा फ्लो चार्ट के ज़रिए करना, आपको लर्निंग पावर भी बढ़ता है, आपको दिमाग में भी आप इजीली रखते हो, ओके। तो प्लीज़ डू दिस फ्लो चार्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो गवर्नमेंट बजट का क्या है? 2 पार्ट्स हमारा, एक है रिसीट्स है और एक एक्सपेंडिचर है। अब हमारा रिसीट्स के अंदर में भी क्या आता है? कैपिटल रिसीट आता है और रेवेन्यू रिसीट आता है। क्या आता है? कैपिटल रिसीट आता है, रेवेन्यू रिसीट आता है। डोंट वरी, मैं आपको रटवाने नहीं वाली हूँ, एक एक चीज़ समझाऊंगी। और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। आई होप इतना तक आप बना लिए होगे फ्लो चार्ट। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो चलिए, अब हम देखते हैं। अब देखिए, रिसीट्स के कॉलम में चलते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमारा फ्लो चार्ट में था, ये रिसीट्स, ओके। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं क्या है हमारा रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में आप हिंदी में ही लिखिए, पैसा आया, ठीक है ना, पैसा आया। इनकम बोल सकते हैं, इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीट्स, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? अब मैं आपको कुछ बोलने वाली हूँ, कॉमर्स वाले लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। हमारा जो बैलेंस शीट होता है उसमें हमारा 2 अकाउंट तो आपको बनता है हमारा फाइनल अकाउंट्स में। एक होता है पीएल अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। ये तो मैंडेटरी अकाउंट है, ठीक है ना। तो ये सारे अकाउंट हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारा ये अकाउंट्स में। अब देखिए, मैं इसको इको में तड़का कैसे लगाते हैं।
ठीक है ना। अब चलिए हम दिखाते हैं एक चीज़ आपको। अब रिसीट्स में पैसा आया, आप इतना तो समझ गए। अब पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आ सकता है? एक हमारा कैपिटल नेचर का होगा, मतलब कैपिटल नेचर का होगा, और एक हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा। रेवेन्यू नेचर क्या बोली दीदी, कुछ नहीं मालूम मेरे को। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आम भाषा में समझो, रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे का खर्चा, डे टू डे का चीज़ें, मतलब डे टू डे सरकार को पैसा कहाँ से मिल रहा है। आपको आंसर पता ही है, तो लग तो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अभी मैं उसको नहीं डिस्कस करूँगी डे टू डे पैसा कहाँ से आ रहा है। और एक कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर पता है क्या होता है? आपके बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है। ये आपका बैलेंस शीट, इधर लायबिलिटीज, इधर एसेट। गवर्नमेंट का बैलेंस शीट को जो इफेक्ट करने वाला चीज़ होता है, जहाँ से इफेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट का बैलेंस शीट और पैसा आ रहा है, उसको हम लोग कैपिटल नेचर बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगी, देखिएगा कितना क्लैरिटी मिलेगा। अब देखते हैं कैपिटल रिसीट्स क्या होता है। मैंने बोला कि जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब कैपिटल आपका लायबिलिटीज़ और एसेट को अफेक्ट करेगा, मतलब लायबिलिटीज़ एंड एसेट को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल मस्त वाला लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, ठीक है ना, इसका नाम मशीन है, और ये मशीन आपने सेल कर दी, ठीक है, सेल की। ये मान लो इसको आपने सेल किया, ये आपका मशीन है। तो ये जो कस्टमर है, कस्टमर को आपने एक मशीन सेल किया गवर्नमेंट का, तो ये गवर्नमेंट को क्या देगा? पैसा देगा। तो पैसा आया ना, पैसा आया तो ये रिसीट्स होगा, ठीक है। पैसा आया, रिसीट्स होगा। अब सेल हुआ है, मशीन सेल हो गया, मतलब मेरा बैलेंस शीट में जहाँ पे एक मशीन लिखा रहता था, वो मशीन अब तो चला गया है, यानी वो मशीन तो बचा नहीं, यानी मेरा क्या दिया हमने? पैसा मिला। तो क्या गवर्नमेंट के पास पैसा आया, गवर्नमेंट ने पैसा कितना बेचा और उसके पास क्या है? पैसा आया। रुपया 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 मतलब समझ आया, उसके पास पैसे आए। तो पैसे आए तो लेकिन हुआ क्या? उसके बैलेंस शीट में अगर आप गौर करें तो उसका एसेट तो कम गया, एसेट डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि हमने एसेट को बेच दिया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था। अब मान लो आप ही गवर्नमेंट का अपना वोटर राइट बेच दिया, आप अपना टैक्सेस बेच दी, तो आपको टैक्सेस कम देना, टैक्सेस इंक्रीज हुआ, एग्री हो सकती है, एग्री पे। अब चलो भी अब मान लो आपके पास पैसा नहीं है, वही जो हम अपने दोस्तों से कहते हैं, अरे भाई उनको पैसे दे देना, वो कर दिया आपने पैसे, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, पैसा तो आया, गवर्नमेंट को। मान लो ये यूएसए है, ठीक है ना, ये हमारा इंडियन का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यूएसए मुझे पैसे देना, तो यूएसए बोला ठीक है भाई ले ले मेरे से पैसा, इसका नाम बोलते हैं हम लोग, और उधार दे दिया गवर्नमेंट यूएसए में। तो यूएसए ने जब अपने इंडियन गवर्नमेंट को उधार दिया तो क्या गवर्नमेंट के पास पैसा आया? बिल्कुल आया, लेकिन वो किस नेचर का है? वो बोलिए, अरे बोरोइंग है, अरे दीदी ये तो है ही है, हमारे सर पे बोझ बढ़ा दिया, हमारे सर पे बोझ बढ़ा दिया, ये तो बोझ बढ़ा दिया, बोझ बढ़ा दिया, और हम अब रो रहे हैं क्योंकि मेरा तो सर पे बोझ बढ़ गया। तो बोरोइंग क्या होता है? एक लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। तो आपका लायबिलिटी बढ़ गया। तो मैंने क्या बोला? कैपिटल रिसीट में पैसा आता तो है, सबसे पहला कंडीशन होती है रिसीट्स है। जैसे ही रिसीट बोला मेरा दिमाग में घंटी बजा, खतरे में कि पैसा आया। ऑब्वियस सा बात है, आप सबसे पहले पकड़ोगे कि पैसा आया या गया, फिर आप कैटेगराइज करोगे। अगर आप मेरा ये रूल फॉलो कर लिया, आपको गवर्नमेंट बजट में कोई आप मिले का ही मिलेगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है पैसा आया, ठीक है ना, पैसा आया। अब आपको देखना है कि क्या ये मेरा बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहा है, ये क्या ये मेरा बैलेंस शीट को अफेक्ट करने से मतलब अरे अब तो बड़े हो गए, तो एसेट एंड लायबिलिटी के साथ खेलेंगे हम लोग, क्या हमारा एसेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपका गवर्नमेंट के पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर को उसने सेल कर दिया, सेल किया, वापस क्या आया उसके पास? सेल करने के बाद पैसा आया, लेकिन उसका बैलेंस शीट में क्या हो गया? फर्नीचर बोल के कम गया, एसेट डिक्रीज हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? मान लो कोई दूसरे देश से लोन ले लिया, लोन ले लिया,
तो जब दूसरे देश से गवर्नमेंट ने लोन लिया तब भी तो पैसा आया, पैसा तो आया, लेकिन उसके ऊपर एक बोझ बन गया, लायबिलिटी बन गया। तो हम कैपिटल रिसीट्स को स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं जो हमारा एसेट बढ़ाए या हमारा लायबिलिटी घटाए। वही उनका मैंने बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, आप लोग के साथ मेरा भी दिमाग उलझ जाता है। तो एसेट कमाया या लायबिलिटी बढ़ाया, ठीक है ना। क्या बोला, एसेट कमाया। एसेट कैसे कमा, क्योंकि एसेट इसीलिए कमा क्योंकि हमने अपना एसेट को बेच दिया। क्यों बेचा दीदी, पैसे लाने के लिए। एसेट कमा या फिर लायबिलिटी बढ़ा। ओके, तो हमारा एसेट कमा या लायबिलिटी बढ़ा से क्या मतलब है, हमने या तो एसेट अपना बेच दिया, किसी को दे दिया तो हमारा एसेट खत्म हो गया और हमारा लायबिलिटी बढ़ गया क्योंकि हमने लोन लिया। जिसमें पूरा याद रखना ये और, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक होगा, जरूरी नहीं है दोनों हो, ठीक है ना, दोनों नहीं होगा, एक होगा। अगर आप बोलेंगे नहीं एंड होगा बीच में तब आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो एसेट घटा, एसेट कैसे घटता है, हमारा एसेट बेचने से एसेट घटता है, गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है। और लायबिलिटी कैसे बढ़ता है, हमने किसी से उधार लिया, उधार हमेशा बोझ होता है, ठीक है ना। तो पैसा तो आया लेकिन किस नेचर का आया, कैपिटल नेचर का आया, एसेट एंड लायबिलिटी से समझेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप समझ गए मैंने इसका नाम कैपिटल रिसीट क्यों बोला है, क्योंकि ये रिसीट तो है। सबसे पहला कंडीशन तो ये रिसीट से यानी कि पैसे आ रहे हैं। फिर दूसरा कंडीशन मैंने बोला क्या ये रेवेन्यू नेचर का है, डे टू डे का पैसा है, या फिर ये कैपिटल नेचर का है, कभी कभी होता है, कभी कभी, ठीक है ना। तो आप बोले हाँ ये कैपिटल नेचर का, बैलेंस शीट इफेक्ट कर रहा है, लायबिलिटीज एंड एसेट इफेक्ट कर रहा है। हमारा लायबिलिटी कैसे इफेक्ट कर रहा है, एसेट को घटा दे रहा है या तो हमारा लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब आप तो चालाक हो ही, अब कैपिटल रिसीट के बाद आप तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पहचान ही लोगे। चलो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। तो देखो हमने ये वाला कर लिया, हमने अपना रिसीट्स कर लिया, कैपिटल रिसीट्स वाला कर लिया है। अब रुको, रेवेन्यू रिसीट को होल्ड में रखो, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर में चलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ओके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या देखेंगे कि हमारा कैपिटल में खर्चा हो रहा है। अब आप दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, एक्सपेंडिचर है दीदी, एक्सपेंडिचर का मतलब होगा उधर में दीदी रिसीट्स में पैसा आया तो एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसा गया, हाँ पैसा गया, गवर्नमेंट का पैसा गया। अब गवर्नमेंट का पैसा के डे टू डे एक्टिविटी वाला चीज़ में गया कि कैपिटल वाला है। अब हम कैपिटल रिसीट्स में सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, माय बैड, आई एम रियली सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तोड़ते हैं, हाँ मज़ा आएगा। आई थिंक आपने पहले ही तोड़ लिया होगा मेरे से पहले, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अब हम देखते हैं, चलिए कैपिटल मतलब कि क्या होगा कैपिटल का नेचर में, यानी कि दीदी ये शैतान ना पक्का हमारा बैलेंस शीट को ही इफेक्ट करने वाला है। बोला अच्छा बैलेंस शीट इफेक्ट करेगा, बैलेंस शीट इफेक्ट करेगा। बोला हाँ दीदी थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में बोलते हैं ना, एसेट एंड लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करेगा। बोला अच्छा एसेट और लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करेगा। बोला हाँ दीदी एसेट एंड लायबिलिटी, बट एक्सपेंडिचर मैं बोली अच्छा बताओ तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। बोले दीदी एक्सपेंडिचर मतलब पैसा गया मेरा, पैसा गया, पैसा गया, माइनस हो गया पैसा। तो दीदी मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं जो कि हमारा बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहा है, मतलब पैसा जा तो रहा है लेकिन एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होते जा रहा है। मुझे अच्छा कैसे ज़्यादा समझाना देखो। तो चलिए देखते हैं, अगर आपके पास कोई एक मतलब आप मान लीजिए ये आपका फर्म है, हाँ आपका फर्म है, गवर्नमेंट का फर्म है, गवर्नमेंट चाहता है कि वो कुछ मशीन्स लाए, मशीन्स लाए, ठीक है ना। गवर्नमेंट चाहता है कि वो कुछ मशीन्स लाए, मशीन्स लाए। तो मशीन्स लाएगा वो कैसे लाएगा, मशीन्स लाने के लिए उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो उसको देना क्या होगा, रोकड़ा देना होगा, रोकड़ा देना। बड़े रोकड़ा का मतलब पैसे होते हैं बाबा, रोकड़ा मतलब पैसे देने होंगे उसको। तो एक हाथ से दिया एक हाथ से दिया, जब पैसे दे रहे तो क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो हाँ दीदी एक्सपेंडिचर वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो जा रहा है। अब बैलेंस शीट वाला समझा दीजिए क्या होगा। बोले अरे बुद्धू जब तुम अपना बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में तुम्हारा क्या हो गया, मशीन लाया, तुम भले ही खर्चा करके लाया लेकिन मशीन लाने से तुम्हारा एसेट तो बढ़ गया ना, बैलेंस शीट में एक और एसेट पधार गया, एसेट बढ़ गया,
बोले अच्छा दीदी ऐसा हुआ, बोले हाँ ऐसा ही हुआ। अब तुम दूसरी बात क्या बोलोगे कि दीदी एसेट वाला तो क्लियर हो गया, अब लायबिलिटी वाला तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मान लो तुमने लोन लेके रखा था किसी से। अब तुमने सोचा कि चलो बहुत दिन से लायबिलिटी ले लिया, अब जाके इसको लोन रीपे कर दो, लोन को रीपे कर दो। जब लोन रीपे किया तो क्या हुआ, पैसा गया, रोकड़ा गया ना, पैसा तो जाएगा ना, तो पैसा गया रोकड़ा गया तो क्या हुआ, लायबिलिटी कमा ना। अब क्लियर हुआ कुछ, मैंने बोला था ना मुझे टाइम दो, लायबिलिटी कमता है या एसेट बढ़ता है। तो अब आप क्लियरली इसका डेफिनेशन भी निकाल लोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बोलोगे, हाँ दीदी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमारा बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा, बोला कि लायबिलिटीज और एसेट में घटाव या बढ़ाव के कारण करेगा। तो बोला अच्छा ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा जाना, कैपिटल का मतलब बैलेंस शीट को अफेक्ट करना। कैसे करेगा दीदी, मैंने बोला अरे मान लो तुम्हारे पास मशीन नहीं है, तुमने सोचा कि मशीन खरीदेंगे, तो मशीन खरीदने के लिए परचेज करना पड़ता है। परचेज करोगे तो क्या होगा, पैसा रोकड़ा जाएगा, लेकिन क्या होगा, एसेट तो बढ़ गया ना, तुम्हारा पैसा तो एसेट तो बढ़ गया, तुम्हारा मशीन तो बढ़ गया, तुम्हारे पास लायबिलिटी एसेट साइड में मशीन आ गई, उधर में हमने सेल किया था तो पैसा आया था। अब हम सेल नहीं कर रहे, अब हम खरीद रहे तो पैसा जाएगा लेकिन मशीन आएगा तो एसेट बढ़ेगा। अब हम लोन एंड एडवांसेस लायबिलिटीज की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास बहुत दिन से बर्डन था तो हमने सोचा कि लोन रीपे कर दो, रीपे करने से रोकड़ा जाता है, पैसे जाते हैं, तो क्या आता है बदले में, हमारा लायबिलिटी कम जाता है, बोझ कम जाता है। तो सिंपल, अब मैं अगर आपको एक समरी बना के बोलूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट मतलब हमारा, जल्दी बोलो, एसेट बढ़ेगा या कमेगा दीदी, पैसा आ रहा है, फील करो, रटना नहीं है, रटोगे तो 2 थप्पड़ मारोगे, रटना नहीं है, फील करना है, ठीक है। पैसे आ रहे हैं, पैसे कैसे आ रहे हैं, एसेट को बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, एसेट बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, एसेट जब बेचते तो एसेट कम जाता है, तो एसेट कम गया है। और या फिर लायबिलिटी अप्रोच से लायबिलिटी लेके सॉरी मैंने गलती कर दिया, मैंने आर लिख दिया, ये कैपिटल होगा, हाँ एक मिनट, हाँ ये कैपिटल होगा, ओके, कैपिटल रिसीट, माय बैड, कैपिटल रिसीट होगा। कैपिटल रिसीट का मतलब कि हमारा पैसा आएगा कैपिटल नेचर का, बैलेंस शीट को अफेक्ट करके पैसा आया, कैसे आया, मशीन को बेच के पैसा आया, मशीन को बेचा यानी एसेट कमा। फिर दूसरा काम क्या है, हमने उधार लिया, पैसा आया उधार के लिया, लायबिलिटी बढ़ा कि कमा, बोझ बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया। अब हम चलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पैसा गया, हाँ पैसा क्या हो गया, यहाँ पे पैसा आता है, यहाँ पे पैसा जाता है। पैसा कैसे जाएगा दीदी, एसेट है, ठीक है ना, पैसा कैसे जाएगा, जब हम नया मशीन खरीदेंगे तो एसेट बढ़ा, या फिर हम लायबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे, बोझ कमा के पैसा दे के बोझ कमा देंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज। 2 मिनट देखो ध्यान से, कॉल करो, अपने आप में कंपोज करो, देखना मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको बस इंग्लिश में लिखना है, व्हाट इज कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट इज द receipt here which causes the decrease in asset or increase in liabilities, whereas capital expenditure is the expenditure which is incurred on increasing the assets or paying off the liabilities and decreasing the liabilities। बस इतना ही आपका बुक में डेफिनेशन होगा, मैंने इसको आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया है। तो कैसा लगा, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं रेवेन्यू रिसीट के बारे में। अच्छा रिसीट भूल जाओ, आगे रेवेन्यू है कि कैपिटल है, सबसे पहले मेरा ट्रिक समझो पढ़ाने का, ठीक है ना। पहले रिसीट वर्ड मार्क कर लो, तब आपको क्या हो जाएगा ना, चुनने में आसानी होगी। मैं आपको एमसीक्यू पता है कैसे देने वाली हूँ, मैं आपको एमसीक्यू दूंगी, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोग पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, दीदी क्या दीदी इतना हार्ड दीदी, अरे बुद्धू आप लोग ट्रिक तो पकड़ो, पहले आप पकड़ो पैसा आया कि गया, फिर आप रेवेन्यू और कैपिटल में फॉर्म करना। तो जब हम रेवेन्यू रिसीट बोल रहे, सबसे पहले आप मेरा वर्ड क्या पकड़ोगे, रिसीट मतलब पैसा आया, हाँ पैसा आया। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, डे टू डे का खर्चा, ठीक है ना, डे टू डे का खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं, जो रेकरिंग होता है, मेन वर्ड है हमारा रेकरिंग, ठीक है ना,
रेकरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। रेवेन्यू नेचर का नहीं, रेकरिंग नेचर का, बार बार हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर महीने हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, ठीक है ना, उसको रेकरिंग बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पैसा जो रोज़ रोज़ आ रहा है, अब आपको पता है गवर्नमेंट के पास रोज़ रोज़ पैसा कहाँ पे आता है, टैक्स में आता है, जो लोग टैक्स देते हैं उसमें आता है। फिर गवर्नमेंट ने किसी को अगर लोन दिया था तो गवर्नमेंट ने लोन दिया था, समझ रहे हो, गवर्नमेंट ने जब लोन दिया तो उसके पास पैसे आएंगे ना। जब गवर्नमेंट किसको उधार दे रहा है, अब आप मान लो आप अपने फ्रेंड को उधार दे रहे हो, तो आप तो मतलब सुप्रीम बॉस बनते हो ना कि अरे मैंने देखो उधार दिया, बदले में तुम्हें को इंटरेस्ट के साथ पैसे दूंगा। तो आपके पास तो पैसे आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा, तो आपका लोन जब आपने दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट आए, वो आपका एक रिसीट्स हो, ऐसे बहुत सारे मैं आपको पढ़ाऊँगी टाइप, डोंट वरी। तो ये डे टू डे का है, ठीक है ना। अच्छा, क्या आप इसमें आपका बैलेंस शीट इफेक्ट हो रहा है क्या, आपको यही सवाल पूछो, क्या आपका एसेट कम रहे क्या आप एसेट बेच के अपना रेवेन्यू कमा रहे हो, क्या आप अपना पैसा ला रहे हो एसेट बेच के, आंसर इज़ नो, मैं एसेट नहीं कमा रहा हूँ अपना। क्या अच्छा तुम लोन ले रहे हो, उधार ले रहे हो किसी कंपनी से, नहीं मैं उधार नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा लायबिलिटी भी नहीं बढ़ रहा है। अरे ये तो आपने लोन दिया था, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, वरना आप बोलोगे दीदी ने पढ़ाया था लोन बगल में लिखा, लोन आपने दिया था तो आपका डेटर इंक्रीज हो जाता है ना जनरली, तो आप डेटर किसी से पैसे आपको मिल रहे हैं तो मतलब इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे, ओके। तो दिस इज द थिंग, ओके ना, बिटवीन रेवेन्यू नेचर एंड रिकरिंग नेचर। अच्छा, मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। अब आपने रेवेन्यू रिसीव पढ़ लिया, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ के जस्ट उल्टा है हमारा, मतलब खर्चा हो रहा है, डे टू डे खर्चा हो रहा है, किसी आर्मी सोल्जर को पैसे दिया, कमीशन दिया, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह, हमारा खर्च हो रहा है डे टू डे खर्चा, ठीक है ना। उधर डे टू डे कमाई का, इधर डे टू डे खर्चा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, मैंने बोला ना सबसे पहले एक्सपेंडिचर और रिसीट्स में पकड़ लो, फिर रेवेन्यू कैपिटल मान लेना। अच्छा, अब रेवेन्यू है तो रेवेन्यू बोलते ही आपका दिमाग में आता है कि दीदी ना ही हमने एसेट को परचेज करके पैसा कम कमाया है और ना ही हमने लाइबिलिटी को पे ऑफ किया है, तो हमारा ये कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप डेफिनेशन पता है कैसे लिखोगे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, दिस डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन, no reduction in assets, sorry, no increase in assets, sorry, no increase in assets or reduction इन लाइबिलिटीज, ठीक है ना। आप पूरा लिख लेना, मैंने जब इसको ये समझा दिया, आप इंग्लिश में जानते हो, आप इसको लिख लेना अच्छे से अपनी लैंग्वेज में, बस इतना ही कि ना ही कोई एसेट बढ़ेगा ना ही कोई लाइबिलिटी घटेगा। फिर से समझ लो, अच्छा से एक बार देखो, ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ आप लोग को कि हमारा जो कॉम्पोनेंट होता है ना, कॉम्पोनेंट ऑफ बजट, अब आप बोलोगे कि दीदी कॉम्पोनेंट ऑफ बजट वो होगा, क्या वो होगा, अरे दीदी आपने जो अभी फ्लो चार्ट में दिखाया था एक रिसीप्स होगा और एक एक्सपेंडिचर होगा, नहीं 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 जाओ, रिसीप्स एक्सपेंडिचर को कॉम्पोनेंट ऑफ बजट नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, गलती मत करना, रिसीप्ट एक्सपेंडिचर को कॉम्पोनेंट ऑफ बजट बोलते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ बजट होता है, रेवेन्यू बजट होता है, रेवेन्यू बजट होता है, मैं बी लिख रही हूँ समझ जाना, और एक होता है कैपिटल बजट, ओके। इसमें ना स्टूडेंट लोग बहुत गलती करते हैं, फ्लो चार्ट देख लेते हैं, मैंने तो आपको डिवाइड करना है ना कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ सकता है और कहाँ को जा सकता है, लेकिन बजट का कंपोनेंट हमेशा रेवेन्यू का होता है, कैपिटल का होता है, ठीक है ना। अब रेवेन्यू बजट से आप क्या जानते हो, रेवेन्यू का रिसीट मतलब रेवेन्यू का जो डे टू डे पैसा आ रहा है प्लस रेवेन्यू का खर्चा, इस रेवेन्यू रिसीट, क्या आप ही बोलो। अच्छा, मैं अभी समझा दूँगी इजीली, फिर ये रेवेन्यू वाला चीज़ हो गया। अब आप कैपिटल पे जाओगे, ठीक है ना, कैपिटल कैपिटल बजट में आपका कैपिटल रिसीट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, ओके, इज इट क्लियर। अच्छा, अब आप ही को मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, आपका अगर पीएल अकाउंट बनाओगे आप कहीं ना, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, देख लेना मैं अभी आपको कंपोनेंट समझा दूँगी, ठीक है ना। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या आप एक ही जगह खिचड़ी करोगे कि मेरा कैपिटल है इधर, इधर मेरा लाइबिलिटी है इधर, ये है ये नहीं, आप क्या करोगे, एक रेगुलर खाता खोलोगे जिसमें आपका डे टू डे खर्चा होगा, लाइक पीएल अकाउंट, ठीक है ना, पीएल अकाउंट एक रखोगे और एक बैलेंस शीट वाला अकाउंट रखोगे जहाँ पे आपका
एक्सपेंसेस वाला होता है, तो इसको हम लोग कैपिटल बजट बोलेंगे और डे टू डे वाला को रेवेन्यू बजट बोलेंगे। सिंपल सा, अब आप समझ गए ना। डे टू डे वाला को एक अलग कॉपी में मेंटेन करोगे आप, और बैलेंस शीट को अलग करने वाला कैपिटल बजट। इसीलिए इसको कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट बोलते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक साथ सारा रेवेन्यू और सारे एक्सपेंडिचर को रखेगा तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, बोलेगा कि अरे ठीक है मेरा पैसा तो आ रहा है लेकिन कौन से नेचर का है भाई, उसको तो ये नहीं पता चलेगा ना। इसीलिए हमने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट बोल के अलग कॉम्पोनेंट्स डिवाइड किए। अब आप देखो, ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूँगी टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होगा। अब आप चले जाओ अपना वो वाला शीट पे, आपका जो फ्लो चार्ट मैंने दिया था, देखो यहाँ पे रिसीट्स, रिसीट्स मतलब टोटल रिसीट्स होता है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। उसी तरह कैपिटल बजट प्लस रेवेन्यू मतलब टोटल, टोटल हम लोग अगर बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि हमारा टोटल रिसीट्स क्या होगा, मतलब पैसा आ रहा है, भाड़ में जाए रेवेन्यू मेजर, भाड़ में जाए कैपिटल मेजर, हम टोटल रिसीट्स चाहिए। देखो पैसा आ रहा है, अब टोटल वाला, ठीक है ना, तो कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट, फिर टोटल एक्सपेंडिचर आना चाहिए, तो क्या आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस मैं आज इतना तक ही रखूँगी, वरना आप टोटल कंफ्यूज हो जाओगे। और हाँ, मैंने जो बोला था लास्ट में आपके लिए मैंने एक MCQ रखा है, तो आपको देखना है। अब MCQ जाने से पहले आपको सबसे पहले जितना मैंने पढ़ाया एक बार अपना टॉपिक खोल के आप अपने से सोचो, अपने आप से क्वेश्चन करो, तब मेरा MCQ अटेम्प्ट करना जस्ट नाउ। ओके, ये रहे आपके क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे मैंने कुछ 14 क्वेश्चंस बनाए हैं, स्क्रीन को पॉज करके आंसर लिखे। देखिए 1 का पूरा है, ठीक है, इतना तक कर लीजिए, स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, 6 से लेके 10 तक करिए, पॉज करिए। अब 11 से लेके 14 तक करिए, आंसर मत देखिएगा अभी। ओके, डू टिल हियर। आई थिंक हो गया होगा आपका। अब चलिए आंसर्स आप चेक कर लीजिए। ओके, आई होप आपका क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ चीटिंग मत करिएगा एंड मेरे को बताइएगा आपका कितना स्कोर है ऑनेस्टली, एंड जिसमें डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, एंड ऐसे ही बने रहिए, आपको बोर्ड्स के लिए मैं तुरंत प्रिपेयर करवा दूँगी। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, बी सेफ।